जय श्री कृष्णा दोस्तों। आई होप आप बहुत शानदार होगे, बहुत मज़े में होगे और वन बाय वन आपने एक से एक जो भी हमारे स्टडी के सीएस एग्जीक्यूटिव के जो मॉड्यूल हैं उनको आपने स्टार्ट कर लिया होगा। आपने कंपनी लॉ स्टार्ट कर ली होगी, आपने अपनी जो अकाउंट्स है उसको स्टार्ट कर लिया है और साथ साथ में हमारा एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, वो भी अपनी तरफ से स्टार्ट हो चुका है। तो बचा कितना? केवल एक सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट जो अपने आप में, मैं अगर अपने आप को कहूँ ना तो आपको याद हो तो अगर आपका और मेरा साथ कंपनी लॉ के अंदर हुआ हो तो मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया था कि मैं विकास पालीवाल जो कि कंपनी सेक्रेटरी हूँ और आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10+ ईयर ब्ला 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 एज ए कंपनी सेक्रेटरी। बट हाँ, फॉर दिस सब्जेक्ट मैं अपने इंट्रोडक्शन को ही चेंज करता हूँ और मैं आपको अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर जो इस सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं उसका नाम लेता हूं और मैं कर चुका हूं लॉ, दैट इज एलएलबी। और एलएलबी के साथ मैं कर चुका हूं कंपनी सेक्रेटरी। रीजन क्या है और आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको मुझे नेक्स्ट 30 से 35 मिनट सुनना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मेरा कोशिश रहता है और आपको भी पता होगा कि हम सबसे पहले जिस टॉपिक को या जिस मॉड्यूल को हम स्टार्ट करना चाहते हैं, हम सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं कि वो मॉड्यूल है क्या और हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने आखिर क्यों इतने सारे दूसरे लॉज के सब्जेक्ट्स को देखकर इसी सब्जेक्ट को आपके कोर्स में लिया है। देखो लाइन थी ना कि मेरी आंखों ने चुना है तुमको दुनिया देखकर, किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देखकर। शायद तक कुछ ऐसा ही फील हुआ होगा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के उन थिंक्स टैंक को जिन्होंने आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के कोर्स को बनाया होगा। मैं अगर 5 मिनट आपको लीक से हटकर बात करूं तो मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि मैंने भी एज अ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी काम किया है और मैं आपको सच बताऊं, जब भी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में मीटिंग करते थे, जब भी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ किसी भी मैटर को डिस्कस करने के लिए जाते थे, तो एक चीज तो श्योर होती थी कि जो हमारे डायरेक्टर महोदय है ना, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, हमारे बीच में कुछ भी डिस्कशन हो सकता है कंपनी लॉ का। वो कुछ भी बोल सकते थे कि साहब हमारे को एमओई चेंज करना है, एओई चेंज करना है, नई कंपनी को बनाना है, मर्जर करना है। इस तरीके के प्रपोजल यूजुअली अ कंपनी सेक्रेटरी, अगर आप खुद कंपनी सेक्रेटरी बनोगे ना, तो इस तरीके का काम रात दिन का होगा। और अगर मैं ये कहूं कि आज की तारीख में अगर भारत में 70,000 कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो आपको पता है 70,000 के 70,000 कंपनी सेक्रेटरीज को कंपनीज एक्ट आता है, कंपनी लॉ आता है। तो जो भी पर्सन तुमको कंपनी लॉ पढ़ा रहा है, ऑफ कोर्स ही बात है, वो आपको पूरी तरीके से ऐसा समझा रहा होगा, ओहो अगर सीएस में कुछ है तो कंपनी लॉ है, ये है वो है ये है, इस तरीके की बातें वो कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एज ए लॉयर, एज ए कंपनी सेक्रेटरी बताऊं, हाँ कंपनी लॉ का नॉलेज बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होना चाहिए, लेकिन आप अपनी लाइफ में, आप अपनी जॉब में, आप अपने प्रोफेशन में एक वैल्यू एडिशन चाहते हो। आप चाहते हो कि जिसके थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आप लोग आदत बन जाए। कंपनी किसी भी तरीके से किसी भी मैटर में अगर लीगली फंसती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दिमाग में एक ही पर्सन आना चाहिए, हाँ हमारा ब्रह्मास्त्र, हमारा कंपनी सेक्रेटरी हमारे साथ में और हमको वो इस बात का जवाब देगा। इसीलिए हमारी इंस्टीट्यूट की थिंक्स टैंक ने सोचकर समझकर इस 100 नंबर के सब्जेक्ट को अपने कोर्स पे रखा है। मैं भी आपको बता रहा था और वो बात थोड़ी सी हटकर, मैं लीक से हटकर बात कर ली, और वो बात ये थी कि जब मैंने कंपनी सेक्रेटरी का जब जॉब किया था, तो मैं आपको सच बताता हूं कि जब मैं एक साल में 365 दिन काम करता था, उस 365 दिन में बेशक 200 दिन मेरी हेल्प सिर्फ किसने करी है? कंपनीज एक्ट ने, सेबी एक्ट ने, सैकरा एक्ट ने, डिपॉजिटरीज एक्ट ने, जो भी तुम कॉर्पोरेट लॉ कहते हो उसने करी है। लेकिन अनडाउटली मैं आपको बता रहा हूं जॉब करने के बाद
मेरी 365 दिन में से अगर 100 या 150 दिन तक जिस एक्ट ने मुझे एक बहुत अच्छी वैल्यू दी है ना, वो ये एक्ट है। आपसे मैं एक और बात कहना चाहूंगा। ये तो बात हुई एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ की, उस पर भी अभी अपन जिक्र करेंगे। अगले 40 मिनट हमारे ये डिस्कस होने वाला है, और तुमको भी पता है इस पहले सेशन के अंदर पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है नहीं, हम इसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको उस एक्सपीरियंस से बताता हूं कि अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छा खासा कर लिया ना, तो आप अपने लाला जी को हर तरीके की एक बेसिक कॉरपोरेट जो लॉ के साथ साथ में जनरल लॉ के अंदर भी उनकी हेल्प कर पाओगे, और उनको अपनी तरफ से एक बेसिक ज्ञान कह सकते हैं, या फिर बेसिक एक हेल्प कह सकते हैं, या फिर एक बेसिक प्रोफेशनल नीड जो है ना, वो कंपनी की सेटिस्फाई कर पाओ। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से। देखो, अभी तक तो मैंने जो पिछले 8 9 10 मिनट बात करी है, वो एज ए कंपनी सेक्रेटरी बात की है, या एज ए प्रोफेशनल पर्सन बात की है। मैं स्टूडेंट की बारे में बात करूं, सुन लो, ये पूरे फर्स्ट ग्रुप का एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 65 प्लस मार्क्स सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़कर स्कोर कर सकते हैं। और मैं यह बातें हवाओं पे नहीं कह रहा। अगर मुझे हवाओं में बात करने का शौक होता, तो शायद मैं सालों पहले यूट्यूब पर आ चुका होता, बड़ी बड़ी बातें कर चुका होता। शायद इसीलिए अभी तक मैं अपने आप को आगे नहीं कर पाया, क्योंकि मैं हमेशा अपनी तरफ से धरातल पर रहकर बात करता हूं, और जो शायद लोगों को पसंद नहीं आती। आई होप तुम्हें आएगी, नहीं आएगी ये सब बात की बात है। तो मैं उसी धरातल पर रहकर एक बात करूं कि अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 65 प्लस स्कोर कर सकते हो, और केवल 120 आवर्स मुझे दे दो। ऐसा नहीं मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। कोई भी पर्सन जो भी आपको पढ़ा सकता है, उसे आपको 120 घंटे देने पड़ेंगे। इस सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप इस सब्जेक्ट को 120 घंटे एक अच्छे गाइडेंस से, जो कोई भी हो, चाहे विकास हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, एक अच्छे गाइडेंस से अगर आप पढ़ लो, एक अच्छी स्ट्रेटेजी से अगर आप पढ़ लो, आई एम अश्योरिंग यू 65 मार्क्स इस टॉपिक में पक्के हैं। कैसे, क्या है, वो सब हमारी अगली सेशंस में होंगे। आज हमारा मेन मोटिव है इस सब्जेक्ट को समझना। 3 शब्दों से मिलकर ये आपका टॉपिक बना है, और 3 शब्द कौन से हैं? सबसे पहला है ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉमा, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। तो सवाल आया, ये सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट पता है क्या है? ये जैसा भी मैंने आपको बताया, 3 सब्जेक्ट से मिलकर बनाए, या फिर 3 अलग अलग टॉपिक से मिलकर बनाए। मैंने लॉ कर रखी है भाई साहब, और मुझे पता है मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस अकेला 100 नंबर का पढ़ चुका हूं। मैं इंटरप्रिटेशन अकेला 100 से ज्यादा नंबर का पढ़ चुका हूं। और जनरल लॉ तो भगवान जाने, अगर भी आप भी अगर लॉ करोगे तो पता नहीं कितने मार्क्स की पढ़ोगे। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है इन तीनों शब्दों को डिकोड करना। सबसे पहला मैं शब्द आना चाहूंगा, इट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो देखो, जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, और अभी मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट अभी ही इसी सेशन से मुझे सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लॉ के जितने भी शब्द है ना, जो वर्ड्स है, उनकी टर्मिनोलॉजी लैटिन है। लैटिन के जो मैक्सिम शब्द है ना, उनसे कानून यूजुअली जो इसकी टर्मिनोलॉजी है ना, वहीं से बनती है। तो हमारा जो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट कौन सा? ज्यूरिस। और सेकंड कौन सा? प्रूडेंस। का मतलब, लॉ का नॉलेज इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस। आपके कानून का एक ऐसा नॉलेज जो आपको ये 5 चीजें बताता है। क्या 5 चीजें? लॉ का नेचर कैसा है, लॉ कितने क्लासिफिकेशन यानी कितने टाइप्स का होता है, लॉ की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, लॉ के सोर्सेज क्या हैं,
लॉ का लॉजिक क्या है। अगर आप ये बेसिक सी चीजों को समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा ज्यूरिस्प्रूडेंस। मैं एक छोटे से एग्जांपल से अगर आपको बताऊं कि भारत के अंदर अगर आपको लीगल प्रैक्टिस करनी है, भारत के अंदर अगर आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस करनी है, तो भी you are supposed to have a good knowledge in the jurisprudence. That is the basic principle of laws. Basic knowledge of law, इसी के ऊपर आपका यह मॉड्यूल है जो आपको कानून के बारे में सिखाएगा, कानून के नेचर को बताएगा, कानून के क्लासिफिकेशंस को बताएगा, कानून की इंपॉर्टेंस को बताएगा, लॉ के सोर्सेज को बताएगा और लॉ के लॉजिक को बताएगा। मैंने अगले चल के आगे सेशंस में आपको बताना है, बिना लॉजिक लॉ में कुछ नहीं होता। हर एक बात के पीछे अपना लॉजिक रहता है। ये जो लोग होते हैं ना, जो लॉ को थ्योरी कहते हैं, कसम से ऐसा मन करता है कि गला रेंत दूं उनका। उनमें से आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल सकता है, बट काइंड ऑफ ऐसा नहीं कि हकीकत में मैं गला दबा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है, लॉ बिल्कुल थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, और मैं आप उसको प्रूव करके बताऊं। थ्योरी का मतलब पता है क्या होता है? थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। थ्योरी का मतलब होता है, अगर मैं बेसिक सिचुएशंस पे आऊं कि जहां पर एक सिद्धांत किसी ने दे रखा है, आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हो बिना कुछ सोचे समझे, ऐसा नहीं है लॉ। लॉ अगली लाइन पे विश्वास नहीं करोगे ना, मुझे पता नहीं करोगे, क्योंकि मैं कहने वाला हूं लॉ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैं प्रूव करके बताऊं? एक काम करो ना, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो बिना हेलमेट जाना तो एक बार, एक गली छोड़कर किसी भी चौराहे पर जाना तो जो ही पुलिस वाला पकड़ लेगा ना, आपसे चालान कट करेगा। सुनना, कितना चालान करेगा? जितना लॉ में लिखा हुआ है। तो जो लॉ में लिखा हुआ है वो इन एक्चुअल हो रहा है, वही तो प्रैक्टिकल हुआ। एग्जाम्पल, आज अगर आप देखते हैं फलाने पर्सन ने मनी लॉन्ड्रिंग में ये काम कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, अगर किसी पर्सन को जेल हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ सजा हो रही है, उतनी ही तो हो रही है जितनी लॉ में लिख रखी है। एक काम करो ना, आप मुझे चेक देना, तो एक चेक दे दो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग मैं आप पर केस फाइल करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। पता है 2 साल तक ही क्यों? क्योंकि लॉ में लिखी हुई है, और जो चीज लॉ में लिखी हुई है वो इन एक्चुअल हो रही है, तो ये कहां से थियोरेटिकल हो गया भाई साहब? प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिकता। जो जैसा है वो वैसा होता है, उसी को तो प्रैक्टिकल कहते हैं ना। आप लोग बात नहीं करते क्या, अरे यार ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। प्रैक्टिकल इंसान से मतलब क्या हो गया? क्या उस पर टोटल लिख रखी है क्या? 10,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000? हम लोगों ने पता नहीं क्या आखिर हमारी प्रॉब्लम है। और रुको आप, अगर आपका और हमारा 100-200 घंटे का साथ रह गया ना, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि लॉ बिल्कुल भी थियोरेटिकल नहीं है, लॉ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और जिसको तुम लोग प्रैक्टिकल बोल रहे हो ना, वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नंबर्स का खेल है। एनीवे, लेट इट बी, मैं अपने सब्जेक्ट पर वापस जाता हूं। तो मैंने फर्स्ट बताया, इस मॉड्यूल में आपको सिखाया जाएगा लॉ के बारे में, नॉलेज ऑफ लॉ के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ के बारे में, लॉजिक ऑफ लॉ के बारे में, सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। सेकेंड पार्ट इस टॉपिक का क्या है, अगर आप देखेंगे, दिस इज इंटरप्रिटेशन। आप में से काफी लोग होंगे जो अच्छी खासी तरीके से अंग्रेजी को समझते होंगे, और आपको पता होगा मेरे बोलने से भी पहले दैट व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरप्रिटेशन। यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है भावनाओं को समझना। भावनाओं को समझने का मतलब क्या होता है पता है? कई बार हमारे शब्द हमारी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते। मैं कुछ ज्यादा हिंदी बोल रहा हूं ना, चलो। कई बार क्या हो जाता है, वॉट एवर वी आर एक्सप्लेनिंग, वॉट एवर वी आर एक्सप्रेसिंग, तो जो एक्सप्लेन करने के लिए, जो एक्सप्रेस करने के लिए
हम वर्ड्स यूज करते हैं, क्या सामने वाला पर्सन वही उसका मतलब समझ रहा है? अगर वो उसका मतलब ये नहीं समझ रहा तो तुम उसको क्या बोलोगे? अरे भाई मेरा इंटरप्रिटेशन वो नहीं था। हो सकता है तुम ये शब्द यूज नहीं करते हो क्योंकि तुम लॉ के आज तक तुम कोई लॉ के जो नॉलेज में इतनी अभी तक नहीं आए हो ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लॉ को समझोगे ना तो इंग्लिश का एक शब्द आता है, यार भाई मेरा वो इंटरप्रिटेशन नहीं था जो तूने समझ लिया। इंटरप्रिटेशन का मतलब पता है क्या होता है? भावना। ऐसा एक लाइन था कि जब हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो हमें शब्द समझ में आने लगते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा समझ से भी ऊपर हो जाते हैं तो हमें उन शब्दों के मायने समझ में आते हैं। और जब आपको शब्दों के मायने समझ में आते हैं उसको वाकई में इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और पता है कितने सिंपल शब्दों में मैंने इसको निकाला है कि इंटरप्रिटेशन एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। कुछ समझना विल बी कंसिडर एज ए इंटरप्रिटेशन। और तो और इंटरप्रिटेशन एक ऐसी आर्ट है जिसके थ्रू आप, अगर मैं लॉ की बात करूं तो जो अनेक्टमेंट है, जो कानून है, उनके शब्दों को सही से समझना ही इंटरप्रिटेशन है। नहीं समझ में आया ना? हो जाता है कानून के अंदर, कानून की सॉरी, कानून की सबसे बड़ी पता है कमी क्या है? वो लिखा हुआ है, अब भी नहीं समझा हुआ है ना, तो अब मेरे इस एग्जांपल से आप समझोगे। पता है जब हम एक दूसरे से व्हाट्सएप खेलते हैं, हाय हेलो लॉल, क्या हालचाल है, ये वो, तो आपने कभी गौर किया है जब आप व्हाट्सएप से कुछ मैसेज कर रहे हो और आप कुछ और बोलते हो, सामने वाला कुछ और समझ लेता है, और भाई साहब हो जाती है लड़ाइयां। होती है नहीं होती? ये व्हाट्सएप की लड़ाइयां ही, या आपने गौर करना, फिर आपको कॉल करना पड़ता है, अरे यार मैं मजाक कर रहा था, मैंने स्माइली भी भेजा था। अरे भाई वो शब्द हैं, और पर्सन उसको पढ़ने वाला क्या समझ रहा है, तुम उसको क्या बोल रहे हो, कई बार उसमें फर्क हो जाता है। क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? इसी के लिए तुमको एग्जीक्यूटिव के अंदर इंटरप्रिटेशन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। और पता है क्या है, किसी भी एक्ट का ट्रू सेंस किस तरीके से निकाला जाए, जिस वक्त आप सीख जाओगे तो आप कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन क्या होता है समझ जाओ। तो हमको क्या क्या सीखना है, मुझे इस बुक का नाम वापस से बताएं। ज्यूरिस्प्रूडेंस कॉमा इंटरप्रिटेशन। तो वो इंटरप्रिटेशन करना हम सीखेंगे। इंटरप्रिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है विच असर्टेनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज इन अ स्टैट्यूट्स। कानून में लिखे हुए शब्द का क्या मतलब है, उसको जानने की आर्ट ही इंटरप्रिटेशन है। नहीं समझ में आया ना? अगला पसंद ना आए तो पैसे वापस। सुनना क्या, अपन एक शब्द बोलते हैं ना, रुको, रुको मत जाओ। मैं अभी आपको बोलता हूं रुको मत जाओ, इसका क्या मतलब हुआ? इसके दो मतलब हो गए, रुको कॉमा मत जाओ। शब्द का मायना चेंज। जैसे रुको मत जाओ, अब सुनना, रुको मत जाओ। आप इस बात को समझो कि केवल ये तीन शब्द, अब अभी अभी तो पता है क्या है, सर आप कहोगे सर आपने यहाँ कॉमा कर रखा है ना, यहाँ कॉमा कर रखा है, चलो ठीक है। अगर आप सिर्फ ये शब्द पढ़ लेते हो कहीं कि और विकास ने दीपक को बोला रुको मत जाओ, अब मुझे बताओ 10 साल बाद जब आप इसका इंटरप्रिटेशन करोगे तो इसका क्या मतलब निकालोगे? क्या मतलब निकालोगे तुम इसका? क्या तुम ये निकालोगे कि देखो विकास ने क्या कहा, रुको मत जाओ, या फिर विकास ने ये कहा रुको मत जाओ यहां से? कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज सीखने की आर्ट को, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। मैं आपको सही मायने में बताऊं, अगर जेआईजीएल की बुक को समझना है तो तुम्हें सबसे ज्यादा इस शब्द पर गौर करना पड़ेगा, दैट इज इंटरप्रिटेशन। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस इंटरप्रिटेशन की क्या वैल्यू होती है, मैं इस वैल्यू के बारे में तुमको सिखाऊं।
आप सभी पर्सन्स भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो पता है हमारी जो पौराणिक किताबें हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, पौराणिक जो वेद्स हैं, स्मृतिज हैं, अगर आप उनको पढ़ते हो या मैंने भी उनको पढ़ा है या दुनिया उसको पढ़ती है, तो हर कोई पर्सन अपना अपना उसमें क्या करता है, इंटरप्रिटेशन। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको मौका मिलता है और आप अगर पढ़ते हो सुंदरकांड, आई होप आप में से जो भी पर्सन अगर सुंदरकांड पढ़ चुके हैं, तो उसके एक सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आता है, आज के बाद कभी गौर करना, पता है वो क्या आता है, ढोल पशु शूद्र और नारी सकल ताड़न के अधिकारी। भाई साहब, अब इसके क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है? क्या इसका यह मतलब निकल रहा है कि लिखने वाला यह कह रहा है कि ढोल पशु शूद्र और नारी सकल ताड़न के अधिकारी, क्या इनको हमेशा ताड़ना दी जाए? लिखने वाले ने क्या इसका यह मतलब लिखा है, या फिर इसका क्या मतलब है, ये जानने के लिए अलग अलग तरीके के लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं काम करता हूं, मैं तुम्हें एक छोटा सा 5 मिनट का एक वीडियो बताना चाहूंगा जिसके थ्रू तुम्हारी जिंदगी में जनरल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी है, आई एम एश्योरिंग यू कि आप उस 5 मिनट के वीडियो से काफी कुछ सीखोगे। मैं अभी आता हूं, हमारी उस स्लाइड नंबर 2 के अंदर चलते हो। हाँ जी, तो देखें, अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताता हूं और आप इस वीडियो को सिर्फ सुनना, केवल मुझे 1 मिनट देना, मैं इस वीडियो को ऑन कर रहा हूं। We made an unskippable ad to tell you that there are amazing offers on Zomato. अब यहां पर एक चौपाई है क्योंकि इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है और इसमें आप जरा इस चौपाई को पढ़ के इसका एग्जैक्ट क्या इंटरप्रिटेशन, इसको लेकर बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सुधांशु जी, ये कहां पे है, कितने लोगों को पता है और किस संदर्भ में है? अब ये मैं काफी विद्वान लंबी लोगों से डिबेट पूछना है, चाहता हूं। तो मैं सीधा आप मैं सर मैं आ रहा हूं। जरूरी नहीं है। सर एक मिनट विवेक जी, मैं सीधा आपके उस पास में आ पर रहा हूं। चलता हूं। गजब है मान्यवर। अच्छा सर, इसका तरीका में बहस करने का। अभी आप वासे देखिए, साहब, ये वापस से वासे इसका साहब, इंटरप्रिटेशन जब आप करेंगे, वासे साहब, तो उस इंटरप्रिटेशन को वासे हम साहब, किस तरीके से शब्द एक बोलते मिनट, हैं, कोर्ट आप इस की मीडिया वाले प्रोसीडिंग को कोर्ट में मैं सुनाइए। आप सबके पास आऊंगा, आप सबके पास आऊंगा। आप पहले उसका इंटरप्रिटेशन एक बार सुन लीजिए, वो पहले स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं हाँ, सुन जो मैं लीजिए, बता रहा फिर हूं। मैं आपके पास आऊंगा। अब मैं सुनिए, आऊंगा। उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 2 ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी, और इन लोगों ने लिख के दी, ना इन्हें फारसी आती ना संस्कृत आती है, यानी ना लिखाई जानते थे ना खुदाई जानते थे, और दावा यह था सारी खुदाई जानते थे। अब जो खुदाई जानते हैं मैं बताता हूं, ये सुंदरकांड में है। कहां पे है? जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और 3 दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जो समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शर संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर ये कह रहा है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। हे प्रभु, आप ही ने यह मर्यादा दी है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता, हमारे ही धर्मग्रंथ में रास्ता नहीं छोड़ता, दूसरे धर्मग्रंथों में छोड़ दिया था समुद्र ने रास्ता, सिर्फ हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को मारो, वो कहेगा मेरे को मारो, जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं, हमारे को गौर से देखिए मेरी बात को कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ता। अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बनंग, किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या? मतलब भाषा नहीं पता, अवधि भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। सर एक मिनट, बड़े सुविधा की राजनीति कर रहे हो सर वाली बात पे आप जो बात कर रहे हो, आपने जो समुद्र, वाशे साहब आप सुन लीजिए, इंजीनियर हो, वाशे साहब नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, नहीं नहीं नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। वाशे साहब आप उसका इंटरप्रिटेशन पहले होने दीजिए, फिर बोलिए। आप बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आपके बाकी पैनलिस्ट नहीं बोल पा रहे हैं। नो नो, दिस इज नॉट अलाउड, आप रुक जाइए। और क्या कर रहे हैं वो? अरे भाई क्या वही बोल रहे हैं इंटरप्रिटेशन?
ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना Please go ahead. लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं, रेफरेंस की बात करो। मैं इसके और ये बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर साहब प्रोफेसर के का पास आचरण है। आऊंगा। मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब हैं जेएनयू के, उनके पास प्रोफेसर साहब, आप इस समय प्रोफेसर की तरह नहीं, एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। विनम्रता से कहता हूं, आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख चीख कर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सर एक मैंने मिनट, आपसे पूछा, बोलिए। अरे सुनिए, मैंने गाना बोल, ओके आइए, आप बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। लोगों को मौका मिलता है पहले आगे सर, बढ़ने के लिए। ये पूरा जो एक मिनट, नहीं। डिस्कशन है, अब हम इस डिस्कशन को मैं अब क्या यहीं पे मतलब? रोकूंगा। और नॉट एट ऑल, मेरा, आप बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला, मेरा जो मायना है वो आप समझ चुके होंगे। वीडियो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। समझने की कोशिश करें। जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, आप उस पर आएं, उस पर अमल करें कि भाई साहब 4000 साल पहले क्या लिखा गया है, 5000 साल पहले क्या लिखा गया है, उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है। उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है। कानून की भी तो यही प्रॉब्लम है ना। लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब ये 100 साल पुराने एक्ट लिखे हुए हैं। कोई 100 साल, कोई 125 साल, कोई 150 साल, कोई 50 साल, कोई 40 साल। अब लिखने वाले ने उसको क्या समझकर लिखा है, तुम उसका क्या मायना ले रहे हो? दिस इज द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। और कानून के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको सिखाई जाएगी वो होगा इंटरप्रिटेशन। आप शब्दों के मायने को समझना कानून के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यही इस टॉपिक की सबसे बड़ी नीड है। तो इसीलिए जैसा भी मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने जो तुम्हारा कोर्स बना रखा है ना, वो कोर्स में भी आपको सबसे पहले क्या बता रखा है? ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसके थ्रू आप लॉ के नेचर को समझो, लॉ के प्रिंसिपल्स को समझो, लॉ के लॉजिक्स को समझो, लॉ के सोर्सेज को समझो, और इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये समझो कि लॉ कहना क्या चाह रहा है। होत न आज्ञा बिन पैसारे। आप में से जो भी पर्सन हनुमान चालीसा जानते हैं, उन्होंने ये लाइन जरूर बोली होगी कि होत न आज्ञा बिन पैसारे। अब सुनो, आने वाले 20 साल बाद मैं कुदंडी बन जाता हूं, मैं बदमाश बन जाता हूं, मैं बदतमीज बन जाता हूं, और मैं इसका इंटरप्रिटेशन करके बताऊं बदमाशी से। लुक एट हियर, होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो देखो यहां क्या लिख रखा है कि बिना पैसे लिए तुम्हारे को भगवान आज्ञा भी नहीं देंगे, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि होत न आज्ञा बिन पैसारे। अरे बेवकूफ, वो पैसा रे है। पैसा रे का मतलब उस समय क्या होता था उसका इंटरप्रिटेशन करो। कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि शब्द है ना, शब्द का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। रुको मत जा, रुको मत जा, रुको मत जा, रुको मत जा। दिस इज वाई वी नीड द इंटरप्रिटेशन इन लॉज। हम वो भी पढ़ेंगे। और अब इस टॉपिक का तीसरा पार्ट, पैसे दिए हैं भाई साहब पूरे, हम इसका यूज करेंगे। अब लो, ये नाराज हो गया। चले, हाँ यहां पर है वो। अब यही सिस्टम, यही प्रॉब्लम है हमारे जैसे लोगों की, जिंदगी में कभी यूट्यूब में आए नहीं और सीधा पढ़ाने के लिए पहुंच गए। चलो सीख जाएंगे। मैंने आपको ग्रुप के अंदर या कहीं लाइन भी लिखी थी कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं है उनकी रूह तक ल जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, सब कुछ होगा, माहौल बनेगा शानदार। हर हर महादेव। चले तो सुनना, तीसरा पार्ट इस टॉपिक का है जनरल लॉ। तो देखो मॉड्यूल का नाम क्या है? इंटरप्रिटेशन, माफी चाहूंगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। तो पता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी तुम लोगों से क्या चाहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बोर्ड मीटिंग में बैठोगे। अच्छा बैठ जाओ। अब बोर्ड मीटिंग में बैठोगे तो क्या सिर्फ कंपनी लॉ का ज्ञान लेकर बैठोगे क्या? 70,000 कंपनी लॉ को, जो 70,000 कंपनी सेक्रेटरी है ना, सबको कंपनी लॉ आता है। इनफैक्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं उसको भी कंपनी लॉ आता है, सीएमए कर रहा है उसको भी कंपनी लॉ आता है। लेकिन कंपनी लॉ के साथ अगर कुछ वैल्यू एडिशन है वो है ये जनरल लॉ।
क्या आप अपनी कंपनी को या अपनी कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर को इन कुछ जनरल लॉ का भी नॉलेज दे सकते हो? जैसे हमारे देश का संविधान क्या है, क्या आप जानते हैं? ये इंस्टीट्यूट आपको इस मॉड्यूल में सिखाएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे इस पे जिक्र करेंगे। लॉ रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर, सीपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक सेकेंड, इधर सुनो, इधर इधर। क्या अपराध करोगे? या तो मर्डर करोगे, या लोगों के घर पे कब्जा करोगे, या किसी की जॉब से निकलोगे या जॉब से निकालोगे। अरे ऑफेंस दो तरीके की होते हैं, सिविल या क्रिमिनल। अब आप बताओ आप क्या करना चाहोगे? अगर आप सिविल करोगे तो तुम पर लगेगा सीपीसी, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड। और हाँ, कोई मर्डर वर्डर करने का इरादा लेकर बैठे हो तो तुम पर लगेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और क्यों लगाना? अपने को नहीं लगाना, अपने को सीएस करनी है। तो सुनना, हाँ, लेकिन कंपनी में रहकर अगर कोई कंपनी के अंदर सिविल प्रोसीडिंग हो जाती है, बेसिक्स आना चाहिए आपको, जनरल लॉ का आपको नॉलेज होना चाहिए, सीपीसी का, सीआरपीसी का, इंडियन एविडेंस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य विधि का एक बेसिक नॉलेज तो हो आपके पास, या वो भी नहीं लोगे? बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट लॉ का भी आपको एक बेसिक नॉलेज इस बुक में दिया जाएगा। और इस तरीके से आपका ये जो मॉड्यूल है, कौन सा मॉड्यूल, जिसका नाम क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, हमारी तरफ से पूरा होगा। तो जैसा भी मैं आपको बता रहा था, मैं उस पॉइंट पर वापस से लेता हूं और मैं अब अगले 5-7 मिनट तुम्हें एक बहुत इमेजिनेटरी दुनिया में लेके चलता हूं। 365 दिन कंपनी में काम होता है, ठीक है? कोई रोज की बोर्ड मीटिंग नहीं होती है, रोज की जनरल मीटिंग नहीं होती है, रोज शेयर्स इशू नहीं होते हैं भाई साहब। पता है रोज क्या इशू होते हैं? सचिव महोदय, केएमपी, अपने वो जो लेबर थे ना फैक्ट्री के अंदर, लड़ लिए, पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करवा दी है। ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो लॉयर करेगा। अरे बेसिक तो रखो, की मैनेजरियल पर्सन हो तुम, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एटलीस्ट रिपोर्ट तो करो ना कि सीआरपीसी में आपको बेसिक तो पता हो ना कि पुलिस अरेस्ट कैसे करती है। ये नॉलेज दिया जाएगा आपको जनरल लॉ। कल को अगर आपकी कंपनी के अंदर वर्चुअल बोर्ड मीटिंग करवानी हो, जनरल मीटिंग करवानी हो, वर्चुअल करवा पाओगे क्या? अब आप कहोगे सर हाँ, हम तो अभी भी वर्चुअल मोड पर ही बैठे हैं ना। पर वर्चुअल मोड से किस तरीके से बेस्ट तरीके से होगा, क्या लीगल इसका ऑथेंटिकेशन है, इसी के लिए आपको करवाया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसी जनरल लॉ में। अरे भैया कंपनी, लाला जी इधर आओ, आपका 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, हम किसी और कंपनी को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो किसी और कंपनी को? हमारी कंपनी के टेंडर को छोड़कर तुमने एक कंपनी को टेंडर क्यों दिया? क्योंकि उसके अंदर एक जो डायरेक्टर है वो तुम्हारा भाई है। निकालो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और आरटीआई के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लगाओ। थैंक्स टू द आईसीएसआई आपको आरटीआई एक्ट भी इसमें पढ़ाया जाएगा, बेसिक नॉलेज। मैंने आपको कहा ना, इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में आपको, हमको जिस तरीके का जो नॉलेज दिया जाएगा ना, हम उसे बेसिक नॉलेज कहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं अभी आपको बता रहा हूं? तो एक काम करते हैं ना, अभी हमारे पास में एटलीस्ट हम ये चीज तो पढ़ ही लेते हैं, देखते हैं। सुनना, एक सेकेंड, वो कलर चेंज होगा तो टाइम लेगा। आई थिंक इट्स ओके। चलें, मैं यहाँ पर आता हूँ और एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। मुझे इसको करना पड़ेगा लाइट, नहीं तो वो कैमरा उसको लेगा नहीं। ओके, चले चलो, आई होप अब ओके है। चले, तो सुनना, ये रही वो बोर्ड मीटिंग। अरे कंपनीज एक्ट है ना, तो जो भी कंपनीज एक्ट तुम्हें पढ़ा रहा है ना, उसको कहना अपना ज्ञान बांटना कम कर दे। कंपनीज एक्ट तो पढ़ लेंगे, कंपनीज एक्ट तो पढ़ना ही है, यहाँ पढ़ेंगे, फाइनल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस में करेंगे, सब कई जगह करेंगे, जनरल लॉ हर जगह नहीं आने का। तो इसको अच्छे से यहां समझना है। तो सुनना, ये बैठे हमारे डायरेक्टर साहब,
खूबसूरत से बैठे हैं, अब इमेजिनेशन कर लेना। ये रहे हमारे दूसरे डायरेक्टर, तीसरे डायरेक्टर, हमारे सीईओ, हमारे सीएफओ भाई साहब, हमारे एक और होल टाइम डायरेक्टर, हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और आपको बिठाया जाएगा यहाँ पर। न तो पैर रखने की अच्छे से जगह होगी, लेकिन रहोगे एमडी के एकदम पास, क्योंकि इस पूरी मीटिंग को आप ही को मैनेज करना है। अब इस मीटिंग में पता है क्या डिस्कशन हो रहा है कि साहब हमारा टेंडर कैंसिल हो गया। अभी मैं जो बात बढ़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी सेक्रेटरी के दिमाग में आ जाना चाहिए, क्यों नहीं मैं आरटीआई की एप्लीकेशन लगा दूं। इसी के लिए आपको आरटीआई एक्ट पढ़ाया जाएगा। अचानक इस डायरेक्टर ने प्रपोजल दिया कि यार वो गुरुग्राम के अंदर अपने को एक प्रॉपर्टी लेनी है ना, आज प्रॉपर्टी ले लें क्या। कंपनी सेक्रेटरी दिमाग में 2-3 जनरल लॉ लेके आना, इंडियन स्टाम्प एक्ट, आपको स्टाम्प देना पड़ेगा। आपके दिमाग में एक और टॉपिक आ जाना चाहिए कि जो ही आप उस मकान को या कंपनी के लिए उस प्रॉपर्टी को खरीदोगे तो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं। तो इस बोर्ड मीटिंग के अंदर जितनी हेल्प या जितना कॉन्फिडेंस तुमको कंपनी लॉ देने वाला है ना, उतना का उतना या उससे कहीं कम नहीं आपको कॉन्फिडेंस आपका ये जेआई जीएलबी देगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ भी देने वाला है। और इसका टॉपिक भी ऐसा ही है। और अपन ने जैसा, अगर आपने मेरी कंपनी लॉ के भी सेशन को अटेंड किया हो, तो जो हमने वहां किया अब हम यहां पर भी करेंगे। तो 1 मिनट मुझे देना और मैं वापस से निकालूंगा वही इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का प्रस्पेक्टस। केवल 1 मिनट मुझे देना, क्योंकि इन चीजों से फेमिलियर होते हुए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलें, अब हम निकालते हैं। ये रहा इंस्टीट्यूट का अपना कोर्स, या अपना जिसे हम कह सकते हैं, देखें कि हम पहुंच चुके हैं एग्जीक्यूटिव है ये। चलें, अब आपको मैंने क्या कहा था कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है वो समझो। तो देखो, इंस्टीट्यूट का चाह रहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉ में ऑब्जेक्टिव पढ़ो। आई होप ऑब्जेक्टिव आपको विजिबल होंगे, क्योंकि मैं यहाँ से इसीलिए नहीं पढ़ा था, इसलिए हमारी वो स्लाइड नंबर 2 है पढ़ने के लिए। बट चूंकि हमारा डिस्कशन 2 मिनट का है तो हम यहाँ से कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ना, टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। आप गौर कर रहे हो, यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं है जो कंपनी लॉ में है। कंपनी लॉ में लिख रखा है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। यहां पे सिर्फ कौन सा नॉलेज चाहिए, टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग। ए भाई साहब, ए कंपनी सेक्रेटरी, सीएस एग्जीक्यूटिव, अंडरस्टैंडिंग, समझ सको। मल्होत्रा जी, आपको आरटीआई के बारे में पता होना चाहिए, पुलिस कैसे अरेस्ट कर रही है पता होना चाहिए, बस। अंडरस्टैंडिंग, हाँ, एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके पास उसका वर्किंग नॉलेज हो सके। वहां पर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज था, अभी कहो तो अभी बता दूं, पर कंपनी लॉ मेरे को क्या मतलब, कंपनी लॉ क्या है। पर हां, यहां पर सेकंड पढ़ना, एंड टू, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इंटरप्रिटेशन स्किल्स को इंक्रीज करना, ताकि लॉ को समझ बन सके। इसीलिए तुम्हारे 100 मार्क्स के पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन और ज्यूरिस्प्रूडेंस में से आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि तुम्हारी इंटरप्रिटेशन स्किल को इंक्रीज किया जा सके। इंस्टीट्यूट जनरल लॉ में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाह रहा है। लेकिन यहीं पर बैठकर भगवान जाने तुम्हें कंपनी लॉ जो भी पढ़ा रहा है उसने ये बताना होना चाहिए था, और क्या उसने बता दिया तो ओके है। यहां पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कंपनी लॉ में। लेकिन मुझे क्या मतलब मेरे इस कंपनी लॉ से, मुझे मेरा मतलब है मेरे इस जनरल लॉ से।
वहां पर एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में? और हम इसी तरीके से इससे पढ़ने वाले हैं। देखो लॉ के सब्जेक्ट भी अभी जैसा मैंने बताया, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, आपको इंटरप्रिटेशन करना सिखाया जाएगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन, आपको सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एविडेंस एक्ट, आपको लिमिटेशन बताया जाएगा, आर्बिट्रेशंस के बारे में बताया जाएगा, इंडियन स्टैम्प एक्ट के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, आरटीआई के बारे में, आईटी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में, सारे बेसिक लॉज का नॉलेज आपको जनरल लॉ में दिया जाएगा। तो अब मैं चलूं अभी से ठीक 25 मिनट पहले की बात पर। और मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि इस सब्जेक्ट में मैं अपने आप को LLB प्लस CS कहलाना पसंद करूंगा इंस्टीड ऑफ CS प्लस LLB। रीजन पता है क्या है? यहां पर मेनली जो चीज आपको समझाई जाएगी ना, वो लॉयर की तरह समझाई जाएगी। तो मुझे नहीं पता है कि जो भी पर्सन तुम्हें कंपनी लॉ पढ़ा रहा है ना, वो CS हो और साथ में लॉयर हो, तो मुझसे मेरे को कोई मतलब नहीं। लेकिन जनरल लॉ जैसे सब्जेक्ट को वही पर्सन अच्छा सा उसका स्टूडेंट होगा, वो स्टूडेंट होगा तभी तो तुम्हारे साथ अच्छा सा इंटरप्रिटेशन कर पाएगा। वो कम से कम लॉ का एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए। और इसी प्लस पॉइंट के साथ मैं ये सोचता हूं कि हाँ, चूंकि मैंने LLB भी कर रखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब्जेक्ट को कंपनी सेक्रेटरी से ज्यादा एज ए लॉयर जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक हम इतना ही करेंगे। ज्यादा समय हो चुका है, शायद 40-45 मिनट 50 मिनट की क्लास हो चुकी है। और मेरे हिसाब से मैं जनरल लॉ का इंट्रोडक्शन ठीक ठाक तो नहीं, या फिर ओके नहीं है, उससे कम भी होगा, तो थोड़ा सा आप कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टा में आप, या वो कहाँ, वो टेलीग्राम वगैरह में हो, आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हो। अगर कुछ पर्टिकुलर, अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हो। मैं बिल्कुल उसको अनडाउटली एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि हम इस सफर में एकदम नए हैं। हमें न तो कोई जाने, न हम कहीं यूट्यूब में पाए जाएंगे, न हम आपको इंस्टा में मिलेंगे। हमें कुछ नहीं आता, हम जीरो है। तो आप अगर हमें कुछ सिखाना चाहते हो, आप हमें बताना चाहते हो कि नहीं सर आप इस चीज को ऐसे ऐसे करो, हम एक्सेप्ट है उसको तैयार करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके के साथ अपन अब जनरल लॉ को भी अभी यहां से स्टार्ट कर चुके हैं, और अपनी अब 1 by 1 सेशन रोज जनरल लॉ में भी रहेंगे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।